हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूपीपीसीएल के 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए विशेष इम्पोर्टेंट पेपर सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा लेकर आया हूं और इस पेपर से रिलेटेड जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का पूर्ण रूप से समावेश किया गया है और इनका पूर्ण विवरण दिया गया है। वीडियो अंत तक देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो बेटा यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है। कहा गया है कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ क्या है। तो बेटा याद रखना, ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल समीकरण, ये होता है 4.44 फाई एम एफ एन। यहाँ तक जानते थे। यहाँ पर पी भी दिया है तो ये पी गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सदस्य समूह है वाई वाई, या हम कह सकते हैं स्टार स्टार 6 पावर ट्रांसफार्मर में एचवी के संबंध में एलवी का फेज शिफ्ट क्या होगा। तो याद रखेंगे, जब ये स्टार स्टार के संबंध होते हैं तो यहाँ पर हम 180 डिग्री मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लैंप में से किसका अन्य की तुलना में बेहतर CRI है। तो बता दें कि ये जो CRI है ये आपका सूचकांक होता है अच्छी गुणवत्ता का। तो यहाँ पर ये CRI लैंपों से संबंधित होता है और इसमें लैंपों में LED से संबंधित होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दो विभिन्न स्थलों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए 5 एम्पीयर 250 वोल्ट स्विचों की आवश्यकता होती है। तो बेटा यहाँ पर इसका आंसर ये रॉन्ग दिया गया है। इसका आंसर आपका होगा कि 3 पोल के 2 स्विच के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो एक लैंप होता है, एक लैंप को हम कितने 2 स्थानों से नियंत्रित कर सकते हैं। वो भी कैसे, मैं बना करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मान लीजिए कि ये इसमें 3 पोल है और एक ये स्विच लगा है, इसमें भी 3 पोल है। तो 3 पोल है, इसकी एक मेन सप्लाई हो जाएगी और क्या करेंगे, इस वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ से लैंप के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, लैंप के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से नहीं करेंगे, इसको हम लैंप के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको लैंप के साथ में कनेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के आएंगे डायरेक्ट इसी वाली पोजीशन में, मान लीजिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम मेन सप्लाई सेकंड वाली निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। ऐसे इनको जोड़ देंगे। बेटा रॉन्ग बन रहा है, इसको राइट बनाएंगे। यहाँ से इसको बनाइए, यहाँ से इसको बनाए, 2 स्विच बनाए और 2 स्विचों में क्या करेंगे, इसमें से बीच वाले को छोड़ करके इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक मेन सप्लाई इधर से निकाल देते हैं और यहाँ से लेकर के जाते हैं लैंप को और यहाँ से लेकर के इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाता है आपका नीचे वाला जो है ये फेज वायर हो जाता है और ये हो जाता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक बार में एक को, दूसरी बार में दूसरे को यहाँ से हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो एक ही मतलब 2 अलग अलग स्थानों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए हमको कितने लैंपों की आवश्यकता होगी, 2 लैंपों की आवश्यकता होगी, 2 स्विचों की आवश्यकता होगी। एक लैंप को हमको 2 स्थानों से नियंत्रित करना है तो हमको कितने 3 पोल के कितने स्विच चाहिए, 3 पोल के 2 स्विच चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, सी आपका यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यहाँ पर प्रतिरोध का व्युत्क्रम पूछा है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो चालकत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और जो चालकत्व होता है इसको हम जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है मोह, या इसी को हम कह सकते हैं साइमन। ठीक है ना, साइमन भी इसका मात्रक होता है और प्रतिरोध जो है इसका मात्रक ओम होता है। याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का विद्युत घटक क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है
जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, इसका शक्ति गुणक पूछ रहा। पावर फैक्टर, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है, जबकि शुद्ध धारतीय मतलब कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट अगर होंगी तो इनका जो पावर फैक्टर होगा ये कितना होता है बेटा, 0 होता है। और एक बात बताएं कि जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है इनका जो पावर होगा P बराबर VI होता है, यह आवासीय शक्ति होता है, जबकि शुद्ध धारतीय और प्रेरकीय परिपथ है तो इनका पावर 0 होता है। ठीक है, इनमें जो पावर है शुद्ध धारतीय और शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में पावर 0 होता है और शक्ति गुणक भी 0 होता है, जबकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो पावर फैक्टर होगा या विद्युत घटक होगा ये कितना होता है, ये बेटा यूनिटी होता है, इकाई होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, ब्राइट लैंप पद्धति में कौन सी स्थिति है जिसे अल्टरनेटर को बस बार के समांतर में रखा जाता है। यहाँ बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब एक लैंप को बंद करें और दूसरे लैंप को जलाएं तो इस स्थिति में, ठीक है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, इसके द्वारा इसका सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है लैंप विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया गया, जब समान वोल्टेज अनुपात के 2 ट्रांसफार्मर समांतर में प्रचालित हैं तो वे निम्नलिखित लोड साझा करेंगे। इसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, उनकी केवीए रेटिंग समानुपातिक होनी चाहिए, बाकी का ऑप्शन आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखा है द आर्किंग ग्राउंड जो होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सिस्टम में इसका उपयोग कहाँ पर या ये किससे संबंधित है, तो बेटा याद रखना जो HV होती है, HV AC सप्लाई होती है, HV AC सप्लाई में अंडरग्राउंड जो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है ना, और लंबी जो HV AC हाई वोल्टेज AC सप्लाई होती है तो इसमें अंडरग्राउंड से संबंधित या कहेंगे कि अंडरग्राउंड से इनका संबंध होता है किस लाइन में, HV AC हाई वोल्टेज की AC लाइन में इसका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 40 वाट एवं 100 वाट के 2 लैंप हैं, ठीक है ना, 2 लैंप है, इसे 230 वोल्ट AC के समांतर में जोड़ा गया है। जब इनको समांतर में जोड़ा जाता है इसके बाद पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो एक बात आपको बता दें बेटा, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे 2 बल्ब, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, एक का 40 होगा और एक का 100 होगा। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इसमें ये वाला जो है 40 वाला ये तेज चमकेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया होगा तो 100 वाट का लैंप जो है ये तेज चमकेगा, समांतर में पैरेलल में 100 वाट का तेज चमकेगा और सीरीज में 40 वाट का तेज चमकेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पूछा है कि 40 वाट लैंप 100 वाट का लैंप 40 वाट के लैंप से ज़्यादा प्रकाश देगा। यहाँ पर किस में पूछा गया, समांतर में, तो मैंने बोला पैरेलल में 100 वाट का लैंप तेज चमकेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर बोला गया है कि जो 5000 kVA 11 kV बटे 433 kV, ठीक है ना, स्टार क्या लिखा है, डेल्टा स्टार, ठीक है ना, D/11 शुष्क प्रकार के विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर, यहाँ पर बेटा लिखा है विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है ना, सुरक्षाओं में से क्या अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और इसकी वोल्टेज रेटिंग यहाँ पर दी गई है इनपुट आउटपुट की, ठीक है ना, और डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है कि संभव है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस, तो इसमें जो है हम इतनी वोल्टेज पर क्या नहीं लगाते हैं, आंतरिक सुरक्षा रिले लगाते हैं, वो फॉल्ट प्रदोष ये भी रिले लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट रिले लगाते हैं, परंतु वोल्टेज रिले नहीं लगाया जाता। याद रखना वोल्टेज रिले का उपयोग जब भी हम करते हैं तो 500 kV 500 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर में करते हैं, परंतु साथ साथ में इसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए ये आपकी कितनी 33 kV से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, 33 kV से ऊपर या इतनी वोल्टेज होनी चाहिए, तब हम इसका बुकोल्ज रिले का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बुसोल्ज लिखा है परंतु ये बुकोल्ज रिले होता है। अगला लिखा है यहाँ पर IEC, ठीक है ना, IEC इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड, ठीक है ना, के अनुसार H प्रतिरोध श्रेणी का डिग्री सेल्सियस में तापमान सीमा क्या है। तो याद रखेंगे आपका YAEB, ठीक है ना, FHC, ये तो इसके कोड होते हैं। और जो Y होता है, Y के लिए होता है बेटा 90, A के लिए होता है 105 और E के लिए होता है आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 105 120 डिग्री सेंटीग्रेड। YAEB के लिए जो है 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। F के लिए
150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या कभी कभी 155 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। और इसके बाद इसका होता है 180 एच का और सी का होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है ना, ऊपर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है एच का, तो एच का होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो प्रेरक मोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर जो होते हैं कौन से, इसमें जो स्लिप रिंग होती है ये सामान्यतः किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रांच की बनी होती है। मैंने पिछले वीडियो में इसको दे रखा था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा कम्यूटेटर का वीडियो देख लीजिए, कम्यूटेटर स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग, उसमें आपको ये पूर्ण रूप से मिल जाएगा और फुल जानकारी भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थों का एसी मशीनों में उपयोग करते समय कम हिस्टैरिसीस हानि प्राप्त होती है। हिस्टैरिसीस हानियों को घटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन स्टील जो है इसका उपयोग करते हैं जिससे हिस्टैरिसीस हानियाँ कम हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया, प्रेरण मोटर को पूर्ण स्वायत्त स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कितने पावर कॉन्टेक्टर जो होते हैं इसमें कितने कॉन्टेक्टर, यहाँ पर बिंदु नहीं पूछा है। अगर पॉइंट पूछता है तो यहाँ पर हम 6 पॉइंट का उपयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर कॉन्टेक्टर पूछा है ऑटोमेटिक चलाने के लिए, तो बेटा यहाँ कॉन्टेक्टर की संख्या 3 रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपका मोटर है, मोटर अनुप्रयोग के अलावा विद्युत प्रणाली में तुल्यकाली मोटर, ये लिखा है कि जो सिंक्रोनस मोटर है इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग हम किस रूप में कर लेते हैं, एक तो मोटर के उपयोग में करते हैं और दूसरा इसका उपयोग बेटा हम किस में, जो तुल्यकाली संधारित्र होती है, ठीक है ना, तुल्यकाली संधारित्र कैपेसिटिव तुल्यकाली संधारित्र जो है, तुल्यकाली संधारित्र के रूप में भी हम किसका, तुल्यकाली मोटर का उपयोग करते हैं। इसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर हमेशा शक्ति गुणक का सुधार करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगों में इसको स्थापित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया भूमेगर। भूमेगर का मतलब होता है बेटा अर्थ परीक्षक, ठीक है ना, अर्थ टेस्टर, याद रखेंगे। अर्थ टेस्टर जो होता है ये कभी भी डीसी सप्लाई प्रदान तो करता है, परंतु इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है एसी सप्लाई में, तो यूज किया जाता है यहाँ पर एसी सप्लाई का। तो यहाँ डीसी से संबंधित जितने भी पॉइंट मिलेंगे उसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है विभव इलेक्ट्रोड की अपेक्षा विद्युत धारा इलेक्ट्रोड गड्ढे या भूपिट से अधिक दूरी पर रखे जाते हैं। ये ऑप्शन आपका एकदम राइट है। इसके बाद कम दूरी पर रखे जाते हैं, ये गलत दिए गए। विभव इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत धारा इलेक्ट्रोड दोनों, ठीक है ना, समान दूरी पर रखे जाते हैं, ये भी आपका रॉन्ग दिया गया, ये भी गलत लिखा है। इसके बाद लिखा है डीसी, तो इसको तो काट ही दीजिए। ये आपका केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है करंट ट्रांसफार्मर, मतलब ये सीटी की बात कर रहा है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसी पिछले वीडियो में देख लीजिए, मैंने सीटी पीटी के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है, ठीक है ना। या आप देख लीजिए जिसमें रेंज बढ़ाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि हम संट गुणक, ठीक है ना, संट गुणक और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उस वीडियो में भी हमारा इसका डिटेल पूर्ण रूप से मिल जाएगा। तो बेटा जो सीटी होता है, सीटी को हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसीलिए इसकी सेकेंडरी में जो धारा का मान होता है ये कम होता है। और सीटी जो होती है जनरली 1 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर की बनाई जाती है, ठीक है। याद रखेंगे जो अति उच्च वोल्टता के लिए, उच्च वोल्टता के लिए जो सीटी उपयोग में लाई जाती है, ये प्रत्येक फेज पर अलग अलग सीटी उपयोग में लाई जाती है। जबकि 11 केवी पर जो हम सीटी उपयोग करते हैं, 33 केवी पर जो सीटी उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना, ये कॉमन सीटी होती है 3 फेज की, और इसमें जो है बुशिंग की संख्या 6 उपयोग में लाई जाती है। अगर इकलौती सीटी है तो बुशिंग की संख्या केवल 1। सीटी को सदैव हम सप्लाई के किस क्रम में लगाते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में स्थापित करते हैं। इसके प्राथमिक में चालकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और प्राथमिक में चालकों की संख्या 1 या 5 होती है, ठीक है ना, परंतु द्वितीयक में इसमें बहुत सारे चालक होते हैं, इसलिए ये जो है वोल्टेज को स्टेप अप करता है और करंट को स्टेप डाउन करता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर जनरली यूज्ड फॉर पर्पज, करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये क्या लिखा है, लार्ज करंट मेजरिंग सर्किट, जो बड़े बड़े परिपथ होते हैं उनमें धारा के मापन के लिए हम सीटी का उपयोग करते हैं, जबकि पीटी का उपयोग जो है लार्ज वोल्टेज को मापने के लिए करते हैं। लिखा है इनमें से कौन से विद्युत उपकरण जल के भीतर काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आईपी कोड। आईपी कोड का मतलब होता है इंटरनेशनल
प्रोटेक्शन कोड, ठीक है ना, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कोड होते हैं, ठीक है ना। और इसमें होता है XX लिख सकते हैं, जैसे मान कर के चलिए यहाँ पर IPXX आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें से एक ये ठोस के लिए होता है, ठीक है ना, पहला लेटर ठोस के लिए होता है और दूसरा लेटर जो होता है द्रव के लिए होता है, लिक्विड पदार्थों के लिए होता है, ठीक है। और IP का मतलब होता है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कोड होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कोड को हमेशा 2 अंक में लिखा जाता है, इसमें से पहला अंक जो होता है ठोस को दर्शाता है और दूसरा द्रव को दर्शाता है। याद रखेंगे, तो यहाँ जल के भीतर बोला गया, ठीक है ना, विद्युत उपकरण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा B सही हो जाएगा। 68 रूल इससे रिलेटेड है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो इसका वीडियो हमारे आई बटन पे आपको मिल जाएगा। वीडियो इसका अगर आपने नहीं देखा है तो इसका वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इसका वीडियो आपको मतलब जो ये हमारा वीडियो आप देख रहे हैं इसके जस्ट इवनिंग सेशन में आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आपको टुमारो इसका वीडियो जरूर मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लेना इसको, क्योंकि यहाँ से इस पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका फुल डिटेल हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। IP कोड ऊपर आपको थंबनेल पर IP कोड लिखा मिलेगा, IP कोड XX लिखा मिलेगा, IP कोड XXX लिखा मिलेगा, तो देख करके इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। अभी इसका वीडियो आया नहीं है, लेकिन वीडियो इसका इवनिंग में आपको मिल जाएगा। चलिए, सेम डेट में आप वीडियो देखेंगे तो आप पा जाएंगे। यहाँ लिखा है AC का DC में रूपांतरित करने के लिए हम किस पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं। तो याद रखना बेटा, MG सेट का उपयोग करते हैं, इसके बाद कन्वर्टर का उपयोग करते हैं, इसके बाद जो आपका पावर रेक्टिफायर, हम इस तरीके से कह सकते हैं इसको, पावर रेक्टिव मरकरी आर्क रेक्टिफायर कहते हैं। इसके बाद इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर जो है DC सप्लाई को AC सप्लाई में रूपांतरित करता है। ये उल्टा लिखा है और यही आपका आंसर इसके लिए राइट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए, ठीक है। ये 3 के तीनों AC का DC में रूपांतरित करते हैं, जबकि ये वाला DC का AC में रूपांतरित करता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3000 एम्पीयर से ज़्यादा करंट रेटिंग के लिए स्विचिंग तथा सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ रखेंगे एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग इसके लिए सर्वाधिक करते हैं, ठीक है ना। MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ से देखिए सभी के फुल फॉर्म, पहला आपका आंसर सही है और फर्स्ट वाले का आंसर है आपका फुल फॉर्म जो है आपका क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान देंगे ज़रा, MCB ACB लिखा है। ACB का जो फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर, MCB फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फिर से सुनिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। परीक्षा में ये UPPCL के पेपर में पूछा गया है फुल फॉर्म इसका, याद रखना। 2019 के पेपर में, जो 18 में पेपर हुआ था, 19 में सिलेक्शन हुआ, उसमें पूछा गया था। और इसके बाद ऑप्शन नंबर D जो है ELMCB, इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, अर्थ लीकेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, शायद याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है ना, इन ए मोटर सर्किट इज वर्किंग ऑन प्रिंसिपल। जो थर्मल रिले होता है ये मोटर में किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ देखेंगे बाईमेटेलिक जो स्ट्रिप होती है, 2 धातु की पत्ती होती है, जब ये गर्म हो जाती है उस समय मोटर को बंद कर देती है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बेस ऑन द हीट, ठीक है ना, ये गर्म हो जाती है, फ्रॉम द मोटर करेंट, ठीक है ना, ऑपरेटिंग, जब इसमें मोटर में धारा प्रवाहित होती है तो उस समय ये गर्म होती है, और 2 धातु की पत्ती जब ये गर्म हो जाती है तो मोटर को क्या करती है, बंद कर देती है, इसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। याद रखना, जो थर्मल रिले होता है बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है और ये गर्म जब हो जाती है, जब ये गर्म हो जाती है उस अवस्था में ये प्रचालित हो जाती है और मशीन को जो है ना सुरक्षित बचा लेती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिरोपरी ओवरहेड लाइन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। याद रखना, यहाँ क्या लिखा है, गलत है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ याद रखेंगे ओवरहेड जो चालक होते हैं ये अनावृत होते हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। अनुरक्षण आसान होता है, इनको देख लेते हैं, कोई फॉल्ट होता है तो बड़े आराम से सुधार देते हैं। फॉल्ट की संभावना अधिक होती है, ये भी बात है, कोई पक्षी वगैरह लड़ जाते हैं या पेड़ की डाली टकरा जाती है, फॉल्ट कॉमन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जबकि आकाशीय बिजली लिखा है नहीं गिरती है, केबलों पर आकाशीय बिजली नहीं गिरती है, यहाँ ओवरहेड की बात कर रहा है बेटा, यही ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसमें आप लोग फंस सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वर्कशॉप द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा पूछी है, ठीक है ना, ऊर्जा पूछी है, kWh में हमको ऊर्जा निकालनी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर किलोवाट जो एनर्जी है उसको हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले की कितनी दी गई, 1 किलोवाट दी गई, फिर दूसरे की कितनी दी गई, 2 किलोवाट दी गई, फिर तीसरे की कितनी दी गई, 10 किलोवाट दी गई। इनको सबको जोड़ लीजिए, कितना किलोवाट हो गया, 30 किलोवाट हो गया। इसी में समय से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है ना। इसी में क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, सभी को कलेक्ट कर लेते हैं। जो KWH है, KW है, इनको सबको कलेक्ट करते हैं। 1 + 2 और +10 = ये कितना हो गया, ये आपका 13 हो गया। अब इसी में यदि हम H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये घंटे दिए गए, ये 1 किलोवाट दिया गया, 2 किलोवाट और ये 10 किलोवाट, सबको जोड़ लेंगे तो 13 किलोवाट हो गया। और क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा 130 KWH, अर्थात इतना यूनिट निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा परीक्षा में UPPC उत्पादन में भी ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर साइन के लिए पूछा है, कोण यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है। साइन के लिए जब पूछेगा तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सही रूप में बनाते हैं, इस रूप में बनाते हैं, एंगल को यहाँ रखते हैं। तो ये आपका लंब हो गया और इधर ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। जहाँ पर कोण होता है वो होता है आधार, ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लंब कौन सा हो जाएगा, ये। कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लिखते हैं LAL/KKA, ठीक है ना, KKA। यहाँ पर क्या पूछा गया, साइन पूछा गया। लंब बटे कर्ण कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लंब इसमें कितना है B, कर्ण कितना है C, आंसर आपका बनेगा जाकर के B/C। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट है। इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, शुरुआत, सबसे पहले लिखा है खाली स्थान। शुरुआत करने के बाद एक एकल फेज प्रशीतक संपीड़क मोटर की शुरुआती कुंडली को संपर्कित या असंपर्कित कर दिया जाता है। ये किसके द्वारा, एक चुंबकीय रिले होता है, ठीक है ना। इस रिले का नाम होता है आपका सामुद्रिक प्रारूपी रिले। क्या नाम होता है, सामुद्रिक, ठीक है ना, सामुद्रिक प्रारूपी चुंबकीय रिले होता है ये, ठीक है ना। मैग्नेटिक रिले होता है, चुंबकीय रिले होता है। इस रिले के द्वारा जो आपकी संपीड़क मोटर होती है, एक तरीके से कहेंगे, उस मोटर की जो स्टार्टिंग कुंडली है उसको विच्छेदित कर दिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द स्पीड ऑफ ए DC शंट मोटर, ठीक है ना, देन इट फुल लोड स्पीड कैन बी ऑब्टेन बाई, ठीक है ना, एक्शन। अगर इसकी फुल लोड स्पीड है तो फुल लोड स्पीड की स्थिति में जब इसके ऊपर यदि कोई लोड डाला जाता है तो क्या होता है, ये थोड़ी सी स्पीड अपनी घटा लेता है। डिक्रीज द फील्ड करंट, जब इसकी फुल लोड स्पीड हो जाएगी तो ये अपनी करंट को थोड़ा सा घटा लेता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, घरेलू वायरिंग में मानक सीलिंग फैन पॉइंट, ठीक है ना, के लिए उपयुक्त तार का माप है। सीलिंग फैन के लिए उपयुक्त तार का माप जो है कॉपर का 1.5 mm का होना चाहिए, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर सीलिंग फैन की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए बेटा, याद रखना, ग्राउंड से 2.75 मीटर सीलिंग फैन की ऊंचाई रखी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी ऊपर निकल चुका है। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, उद्दीप्त लैंप 15 वाट 230 वोल्ट, ठीक है ना। दूसरे उद्दीप्त लैंप 100 वाट, एक 15 वाट का है और एक 100 वाट का है, ठीक है ना। एक दूसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। वोल्टेज सभी की एक समान है, तो लैंप की स्थिति क्या होगी, ध्यान देना। एक आपका 15 वाट का और दूसरा 100 वाट का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। एक 15 वाट का, एक 100 वाट का श्रेणी क्रम में 2 लैंप जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो आपकी स्थिति क्या होगी, ध्यान देना। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इसमें से जो आपका 100 वाट का लैंप है ये ज़्यादा तेज चमकेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। ये ज़्यादा तेज चमकेगा और जो 15 वाट का है ये कम तेज चमकेगा। जबकि ये समांतर में अगर जुड़े होंगे, जब ये श्रेणी में जुड़े होंगे तो 15 वाट का तेज चमकेगा, 100 वाट का कम। जब ये समांतर में जुड़े होंगे, पैरेलल में जुड़े होंगे तो ये तेज चमकेगा, ठीक है ना। सीरीज में अगर जुड़े होंगे तो ये वाला तेज चमकेगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, ऑप्शन क्या बन रहे हैं कि दोनों लैंपों का प्रकाश समान होगा, रॉन्ग है। अपनी रेटिंग के अनुसार दोनों लैंप का प्रकाश पूरा होगा, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद 100 वाट का लैंप ज़्यादा रोशनी देगा, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये पैरेलल में ज़्यादा रोशनी देता है। ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सीरीज की अगर बात करेगा, श्रृंखला की बात करेगा तो कम पावर का जो लैंप होता है वो अधिक प्रकाश देता है। जबकि पैरेलल की अगर बात करेगा, समांतर श्रेणी की बात करेगा तो जो ज़्यादा वाट का लैंप होता है वो अधिक प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है रेटेड वोल्टेज की तुलना में प्रेरण मोटर कम वोल्टेज अभिग्राही करता है, ठीक है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर पूछा है कि जो इंडक्शन मोटर है ये कम वोल्टेज अपग्रेड करता है, तो इस स्थिति में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो शुरुआत जो प्रारंभ की धारा है ये घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 31। बेटा याद रखना, हमारे लास्ट के 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
इस पेपर में 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में से आपको इस सेट में 40 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट 40 आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे मिल जाएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। याद रखना, इससे पहले मैंने आपको बताया कि IPXX और IPXXX, ठीक है ना, इसका नाम इंटरनेशनल जो प्रोटेक्शन कोड है, इससे संबंधित हमारा वीडियो आपका इवनिंग में मिलेगा। उस वीडियो को निश्चित रूप से ही देख लेना, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सेट पोल मोटर विल हैव इन सर्किट। तो याद रखना, जो सेट पोल मोटर होता है, सेट ध्रुव मोटर होता है, इसका जो रोटर होता है ये कैसा होता है, पिंजरा प्रारूपी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भार या लोड विद्युत आपूर्ति करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ उपयंत्र जो ट्रांसफार्मर होते हैं, बाकी सभी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उपयंत्र ट्रांसफार्मर को छोड़ करके, क्योंकि इसका उपयोग हम रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं और ये होते हैं CT और PT। इसका उपयोग हम भार के लिए नहीं करते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा यदि, यहाँ लिखा है क्या होगा यदि एक फेज वाट हीटर को समान वोल्टता निर्धार वाले DC आपूर्ति से जोड़ दिया जाता है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये साधारण तरीके से जो है ना अपना कार्य करता रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हीटर होता है ये एक प्रकार का कैसा होता है, एक प्रकार का प्रतिरोधी परिपथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। लास्ट के हमारे 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ लिखा है इन विच इलेक्ट्रिक सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्ड्स फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है ना, इज रिलेटेड। जो फेरेंटी इफेक्ट जो होता है वो किससे संबंधित होता है। सबसे पहले फेरेंटी इफेक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे मान करके चलिए कि ये आपका एक संचार लाइन बना हुआ, ठीक है ना, इस ओर आपने कितना, इस ओर आपने 20 वोल्टेज की सप्लाई प्रदान की और उस साइड में आपको कितनी, उस साइड में आपको 20 के स्थान पर 21 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल गई, ठीक है ना, 21 वोल्ट की आपको सप्लाई मिल गई। तो जो यहाँ पर 1 वोल्ट की अधिकता हो रही है, इसी को हम फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। जब सेंडिंग एंड कम और रिसीविंग एंड ज़्यादा हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा होती है वो फेरेंटी प्रभाव के कारण होती है। ये फेरेंटी प्रभाव होने के कारण होने की वजह से हम क्या करते हैं कि इस उपभोक्ता की तरफ हम क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं। इंडक्टर लगाने से क्या होता है, इंडक्टर लगाने से जो आपकी वोल्टेज सप्लाई जो ज़्यादा प्राप्त हो रही है वो सप्लाई घटा ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ फेरेंटी इफेक्ट जब भी होगा तो HV हाई वोल्टेज की AC लाइन में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अंडरग्राउंड केबल में कम होता है, परंतु यहाँ माना नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बोला है कि 415 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज से कोई भी मतलब नहीं होगा, 50 हर्ट्ज 2 पोल। याद रखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, NS इक्वल टू, ठीक है ना, कितनी 120 और F के स्थान पर रखेंगे 50/2। याद रखेंगे, इनको सबको कैंसिल कर देंगे तो ये आपकी 3000 आ जाएगी, ठीक है ना। 3000 RPM आपकी गति आ गई। इसके बाद 52 की स्पीड दी गई, यहाँ फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ रही है। जब फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ रही है तो थोड़ी सी आपकी वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। अब क्या करेंगे, आपकी ये स्पीड जो है, स्पीड दी गई है, जो स्पीड दी गई है, अब हम इससे क्या निकालेंगे, इससे आप निकालेंगे नई स्पीड, ठीक है ना। यह हम कहेंगे कि नई स्पीड यदि हमको जब निकालनी होगी तो ये जो स्पीड है इसमें जब फ्रिक्वेंसी का थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, तो नई स्पीड में भी थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये एक भी ये कम तो होने के कोई चांस ही नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे डायरेक्ट ही हटा दीजिए। 3000 यहाँ दिया ही गया है, 3000 आपका हो नहीं सकता है क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और यहाँ पर जो स्पीड होती है ये फ्रिक्वेंसी के सीधे समानुपाती होती है। संभव है कि 3000 से ज़्यादा स्पीड आएगी, तो आपका 3120 RPM राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, जो 10 स्क्वायर mm या mm स्क्वायर कह सकते हैं, जो कॉपर का वायर होता है PVC लेपित, या हम कहेंगे PVC इंसुलेशन इसके ऊपर होता है। एकल फेज केबल जो होती है, इसका उपयोग हम कितनी धारा वहन क्षमता तक के लिए कर सकते हैं। तो याद रखना, ये 40 एम्पीयर तक के लिए होता है, ठीक है ना। 10 mm स्क्वायर का जो चालक होता है 40 एम्पीयर तक के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसको याद रखेंगे। कोरोना शब्द जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, याद रखना, HVAC से जुड़ा हुआ है। कोरोना हाई वोल्टेज की जो AC सप्लाई होती है इससे कोरोना जुड़ा हुआ है। DC पर कोरोना होता तो है, परंतु दोनों पर एक समान होता है और बहुत कम होता है। LV पर कोरोना होता नहीं है और केबलों में भी कोरोना प्रभाव नहीं होता है। केवल ओवरहेड जो होती है सिरोपरी लाइनें AC की, उनमें कोरोना प्रभाव होता है, ठीक है। याद रखेंगे, कोरोना प्रभाव के कारण जो है ब्लू रंग या जामुनी रंग दिखाई देने लगता है और साथ साथ में ओजोन गैस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि ये लिखा है कि विद्युत रेगुलेटर, जो रेगुलेटर होता है, इसके मुख्य घटक क्या है कि ट्रायक और डायोड। ट्रायक लिखते हैं TRI, ठीक है ना, AC।
तो ये होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखेंगे ट्रायक और डायोड जो होते हैं ये विद्युत रेगुलेटर के हिस्से होते हैं। विद्युत रेगुलेटर एक छोटे से रेगुलेटर होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं एक तरीके से, इनमें रोटरी भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया निम्नलिखित ब्रेक रो में कौन सा 220 kV नियंत्रण के लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये बेटा गलत लिखा है, यहाँ पर SF6 है, इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पूछा है कौन सा उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पर जो है VCB, ठीक है ना, VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसका उपयोग हम इतने सप्लाई पर नहीं करते हैं। इसके बाद लिखा है MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसके बाद लिखा है ABCB एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, इनके सभी के फुल फॉर्म हो गए। और यहाँ पर जो है आपका SF6 इसका भी उपयोग करते हैं, परंतु ऑप्शन नंबर आपका B ACB एयर सर्किट ब्रेकर, इसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है, इसका उपयोग लो वोल्टेज पर करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। लास्ट का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका आज लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा क्वेश्चन को देखते हैं कि डीसी मोटरों की स्थिति में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर राइट कथन पूछा गया है, ध्यान देंगे। जो डीसी मोटर होती है ये हल्के भार पर अधिक गति से चलती है, एकदम बिल्कुल राइट है। अगर इसके ऊपर हल्का भार होगा तो बहुत तेज गति से चलेगी, क्योंकि प्रारंभ में इसका जो टार्क होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्या लिखा है, इसका प्रारंभिक बलगुण कम होता है, रॉन्ग लिखा हुआ है, एकदम बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि डीसी शंट मोटर का प्रारंभिक बलगुण अधिक होता है, ये एकदम गलत लिखा है। इसका बलगुण जो है ना सामान्य होता है, अधिक नहीं होता है, कम भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है कि डीसी सीरीज मोटर अधिक या कम स्थिरांक की गति से चलती है, ये एकदम रॉन्ग लिखा है, ये हमेशा अधिक गति से चलती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और अगर डीसी मोटर के स्थान पर अगर यूनिवर्सल मोटर आता है तो यूनिवर्सल मोटर की गति जो है बेटा कितने से 6000 आरपीएम से लेकर के और कितने तक, ये 22000 आरपीएम तक मानी जाती है यूनिवर्सल मोटर की गति। वर्तमान में जो डीसी श्रेणी मोटर है, डीसी श्रेणी मोटरों को उपयोग हम ट्रेन में या फिर उच्च गति के साधनों में कर सकते हैं। डीसी मोटर का जो अभिलक्षण वक्र होता है, अभिलक्षण वक्र इसके कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। अभिलक्षण वक्र जो होता है गति धारा अभिलक्षण वक्र इस प्रकार से इसका बनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डीसी मोटर का अभिलक्षण वक्र है। बेटा आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।